Hello everyone. Today we are coming back with our next lecture, that is lecture number 14 of this series, that is इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर। तो ये हमारा ये यूनिट का लेक्चर नंबर 14 है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का। सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। मतलब हमने रेजिस्टेंसेस तो स्टडी किए थे, ओके अलग अलग टाइप के मतलब रेजिस्टेंस का टाइप देखे थे, देन उसके स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी वगैरह। तो ये रेजिस्टेंस यूज़ करके हम लोग इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अलग अलग रेजिस्टेंस को जो जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो करंट कैसे डिवाइड होता है, करंट कैसे उसका एडिशन कैसे होता है, ओके ना, उस तरह से वोल्टेज कैसे एडिशन होता है उसमें, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें। उसी को बोला जाता है लॉज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, ओके ना। तो सीरीज का मीनिंग क्या रहता है? सीरीज मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर देखेंगे तो किसी भी चीज़ का सेम फॉर्म आगे आगे एक रहता है, ओके, देन उसी को बोला जाता है सीरीज, ओके ना। जैसे हम मैथ्स में देखते हैं 1 रहेगा, देन अगेन 3, 5, 7, तो ये क्या होता है? ऑड नंबर की सीरीज हो गई। और वैसे ही अगर 0, 2, 4, 6, ये क्या हो गया? इवन नंबर की सीरीज। इन सब के अंदर डिफरेंसेस सेम है, ओके, सेम डिफरेंस रहता है ये नंबर्स में, ये नंबर्स में, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बन जाता है, तो उसी को बोला जाता है सीरीज, ओके ना। सीरीज उस चीज़ को बोला जाता है कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में आ रहा है, ओके, 1 by 1 आ रहा है, ओके ना, उसी को बोला जाता है सीरीज। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का कैसे रहता है, ओके। तो यहाँ पे देखो शो किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है? रेजिस्टेंस, पहले याद रखो रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे रहता है, ओके ना, ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस का सिंबल है ऐसा, देन यहाँ, ओके। तो ये एक्चुअल में ये एक रेजिस्टेंस है पूरा, ओके। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया, ये याद रखो, ओके, रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। तो सेम रेजिस्टेंस और उसको लिखते हैं आर, ओके, आर से लिखा जाता है रेजिस्टेंस को, ओके। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे एक लिखा, एक रेजिस्टेंस है, ओके। इसके 2 टर्मिनल्स रहते हैं, यहाँ एक टर्मिनल, यहाँ एक, ओके। रेजिस्टेंस को प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं रहता, ओके। देन एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस से ज्वाइन किया यहाँ पे देखो सर्किट में, ओके। उसके बाद तीसरे रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया, ओके, तीन ऐसे ज्वाइन कर लिए, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से करंट छोड़ देंगे, ओके, इसमें से। तो करंट कैसे यहाँ पे डिवाइड होगा वो दिखाएगा, ओके। तो यहाँ पे ये बैटरी है, जो बी लिखा हुआ है ना, ये बैटरी का दिखाया हुआ है, मतलब कई कई जगह पे वी भी लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बैटरी के लिए ई लिखा जाता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। और बैटरी को 2 टर्मिनल रहते हैं, प्लस पॉजिटिव और निगेटिव, ओके। और ये बैटरी डिसाइड करती है कि एक्चुअल में करंट कहाँ से फ्लो होगा, ओके ना। और ये की लिखा है ना, की मतलब क्या रहता है? आपके घर पे जो स्विच रहता है ना, ऑन ऑफ का स्विच, ओके, वो एक्चुअल में की रहता है, ओके। तो ये की से जो दिखाया है वो एक्चुअल में ऑन ऑफ करने का काम करता है सर्किट को, ओके। तो जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो जो करंट रहेगा वो बैटरी के थ्रू पास ऑन होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है, तो करंट हमेशा कैसे जाता है? पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, मतलब ऐसे ऐसे जाएगा, ओके, ऐसे फ्लो होगा यहाँ से यहाँ। तो अभी क्या है यहाँ पे पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमारे रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल और एक दूसरा टर्मिनल ऐसे रहेगा, समझ लो ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस ज्वाइन हो जाएगा, ओके, मतलब इसके एक टर्मिनल पे कोई और रेजिस्टेंस रहेगा और दूसरे टर्मिनल पे कोई और रेजिस्टेंस रहेगा, ओके। सेम रेजिस्टेंसेस एक दूसरे को कनेक्टेड नहीं होते, ओके। तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। सीरीज में आ गया ना, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस हो गया, तुरंत दूसरा बन गया, उसको तीसरा बन गया, ओके ना, एक जैसे हो गया, सीरीज में आ गए, ओके। इसको आप एग्जाम्पल से ले सकते हो। देखो यहाँ पे अगर एक पार्क में ऐसे खड़े हैं, ओके, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, देन इसने हाथ पकड़ा हुआ है दूसरे का, ओके, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ओके, तो ये हो गया। देन यहाँ पे तीसरा, ओके, यहाँ पे पग खड़ा हुआ है, ओके, ये ऐसा, ओके। तो ये कंटिन्यू, मतलब क्या हो गया? देखो इसका फर्स्ट वाले का सिर्फ ये जो लेफ्ट हैंड है, ओके ना, इसका लेफ्ट हो गया ना ये टोटल, ओके। इसके यहाँ पे अगर यहाँ पे आईज है इसके, ओके ना, ऐसा कंसिडर करो, तो इसका लेफ्ट हैंड और इसका राइट हैंड कनेक्टेड है, और इसका देखो लेफ्ट है वो इसका राइट हैंड कनेक्टेड है। मतलब किसी का भी ऐसा नहीं है कि इसका लेफ्ट हैंड
उसके लेफ्ट हैंड के साथ कनेक्टेड है, या फिर उसका राइट यहाँ पे, ओके ना, एक का लेफ्ट और दूसरे का राइट, एक का लेफ्ट दूसरे का राइट, ऐसे कनेक्टेड है। तो वैसे ही कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ओके, एग्जाम्पल से याद रख सकते हो, ये एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल, इससे याद रखो, ठीक है ना। अभी इसका स्टेटमेंट वाइज देखते हैं, ओके ना, एक्चुअल में कैसे रहता है। और देखो ये जो रेजिस्टेंस है, इसके अंदर से करंट पास ऑन होगा, तो जो करंट निकलेगा इसके अंदर से, इसका जो पर्टिकुलर जो करंट है, वो जो आई यहाँ पे लिखा हुआ है वो करंट, और जो रेजिस्टेंस है वो मिला के एक्चुअल में क्या होता है, वोल्टेज बनता है V1। वो कैसे बनता है, मतलब हमारा जो ओम्स लॉ है वो क्या है, V इज इक्वल टू IR है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके एक्चुअल में यहाँ पे वोल्टेज बनता है, मतलब V1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, I इंटू R1। और अगर हमें V2 लिखना है तो क्या बना, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। और V3 लिखना है तो V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, ऐसे रहेगा। तो देखो ये इतने अक्रॉस में V1 रहेगा, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है, ओके, ऐसे रहता है। ये आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये एक्चुअल में हमें उसका फॉर्मूला बनाना है, तभी यहाँ पे लिखे देखो क्या लिखा है, इफ़ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अनदर, ओके, एंड टू एंड, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया वैसा, एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा फिर तीसरा, ओके, ऐसा वन आफ्टर द अनदर, ओके, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंड टू एंड। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इस अरेंजमेंट को एक्चुअल में क्या बोला जाता है कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में सीरीज में, ओके, सीरीज अरेंजमेंट है रेजिस्टेंस की। देन सेकेंड क्या बोला है कि कंसिडर द थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are connected in series between the points A and B as shown in figure. A cell is connected between these 2 points. Okay, तो क्या बोला है यहाँ पे, कंसीडर करने को बोला है। यहाँ पे जैसे हमने एक डायग्राम में दिखाया वही यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है। क्या बोला है कि 3 रेजिस्टेंसेस है, R1, R2 और R3। देखो रेजिस्टेंसेस के नाम है R1 है, R2 है और R3 है, ओके। तो तीनों रेजिस्टेंसेस एक्चुअल में सीरीज में कनेक्टेड है, 2 पॉइंट्स के बीच में, ए और बी पॉइंट्स है दोनों, इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे शो किया गया है, अ सेल इज कनेक्टेड बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। और यहाँ पे एक सेल है, मतलब एक बैटरी, ओके। बैटरी और सेल दोनों सेम ही रहता है, क्योंकि दोनों का भी काम एक ही है कि एनर्जी प्रोवाइड करना, ओके। करंट में जो वायर में जो चार्जेस रहते हैं वो एक्चुअल में डायरेक्ट ऐसे फ्लो नहीं होते, उसमें कुछ तो एनर्जी मिलना चाहिए ना। तो एनर्जी का कौन देता है, ये बैटरी या फिर सेल जो बोलते हैं ना हम लोग, ये एक्चुअल में उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद ही वहाँ से करंट एक्चुअल में फ्लो होता है, ओके। तो ये चीज़ है, ओके। तो ये याद रखो, मेन चीज़ है इसमें क्या रखना है, वन आफ्टर दी अनदर, मतलब एंड टू एंड यहाँ पे कनेक्शन हो रहे हैं, ओके। मतलब हमने बताया ना यहाँ पे, ये जो आदमी का हमने एग्जाम्पल लिया, वो मतलब एक का लेफ्ट हैंड है तो दूसरे का राइट हैंड कनेक्टेड है उसके साथ, और दूसरे का राइट है तो पहले का लेफ्ट, ओके। मतलब एक दूसरे का लेफ्ट और राइट हैंड, ओके ना, सेम हैंड उससे कनेक्टेड नहीं है, ओके। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया एक्चुअल में, ओके। ये से याद रखो। अभी आगे देखते हैं, जैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो करंट देखो कैसे कैसे जाएगा, तो अभी आगे देखते हैं। तो देखो, लेट आई करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। तो जो सर्किट में से करंट जो फ्लो हो रहा है वो कौन सा, आई करंट है, ओके। एंड V1, V2, V3 बी द पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखो V1, V2, V3 होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे कनेक्शन कर लो, V दिख रहा है ना, V1, V2, V3 है। बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3, ओके। यहाँ पे भी R1, R2, R3 कर दो रिस्पेक्टिवली, ओके। तो मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये देखो V1 वो इस R1 के लिए, ओके, और V2 है वो R2 के लिए, और V3 है वो R3 के लिए, और I यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि क्या रहता है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं ना तो I कभी भी चेंज नहीं होता, सेम रहता है। तो यहाँ पे I कांस्टेंट ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे I कांस्टेंट है, I इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सब में एक तरह का ही करंट यहाँ से फ्लो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू, देखो ये IR1 बनेगा ये, देन AIR2 होगा और AIR3 होगा, ओके ना। यहाँ पे आप करेक्शन कर लो, V इज इक्वल टू IR1, V इज इक्वल टू IR2 और V इज इक्वल टू IR3। तो एक्चुअल में कैसे हो गया, ओम्स लॉ से हो गया, ओके। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था हमारा, V इज इक्वल टू I इंटू R, ओके। ये हमारा ओम्स लॉ था ना, ओके। तो इसमें क्या हो गया, V1 एक्चुअल में अगर हम लोग लिख रहे हैं V1, ओके, यहाँ पे 1 होगा, तो V1 का क्या होगा, IR1 बनेगा। और वही अगर
V2 का लिखेंगे हम लोग, V2 के लिए IR2 बनेगा, ओके, और V3 के लिए लिखेंगे तो IR3 बनेगा, ओके। तो ये इस तरह से बनेगा सब, ओके। और सबसे लास्ट में क्या बनेगा मालूम है, यहाँ पे जो है VS बनेगा, VS इज इक्वल टू IRS। तो एस एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो ये क्या बनेगा, VS इज इक्वल टू IRS, ओके। तो ये देखो क्या होगा, VS इज इक्वल टू IRS, ओके। सीरीज कॉम्बिनेशन सबका जो मिला के जो बनेगा वो लास्ट में वो रहेगा, ओके। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है RS का मीनिंग, ओके। तो ये R नहीं है, सिर्फ RS है, ओके। RS इज इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। जो RS है वो एक्चुअल में क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का, ओके। तो ये एक्चुअल में चीज़ हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो हमने देखा, देखो यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस है, ओके। फिर इनका वोल्टेज हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, V1 V2 V3 का, IR1 IR2 IR3, ओके। इसका देन VS मतलब जो पूरा इसका जो कंबाइंड जो बनेगा, देखो यहाँ पे जो नीचे जो V लिखा हुआ वो एक्चुअल में VS है, ओके, कंबाइंड इसका पूरा। तो कितना, V इज इक्वल टू IRS से बनता है, ओके। वो हमें फाइंड करना है। तो देखते आगे, तो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे IRS इज इक्वल टू, तो IRS जो क्या बनेगा, ये इक्वल टू IR1, मतलब दोनों भी इक्वेशन है उसका, मतलब ये वाला इक्वेशन जो बन रहा है यहाँ पे VS इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था, VS इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ VS इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे हमें ये सब वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, इसके अंदर हमें पुट करनी है वैल्यू, ओके ना, ये इक्वेशन 1 में। तो इसलिए बोला गया इक्वेशन 1 और 2 दोनों का यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं IRS, ओके। ये एक्चुअल में क्या है, VS के लिए, जो VS था ना हमारा, देखो हमने लिखा है यहाँ पे VS इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस यहाँ पे V3 लिखता हूँ, ठीक है ना। V3, ओके। VS इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। तीनों का वैल्यूज पुट कर दिया। IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ओके, ये पुट कर दिया। देन नेक्स्ट लाइन पे देखो क्या किया, I को अब कॉमन निकालो, ओके। राइट हैंड साइड में से I को कॉमन निकाला तो क्या बना, IRS इज इक्वल टू I, यहाँ पे फिर I को कॉमन निकाल दिया तो बीच में क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। अभी क्या हो गया, I से I को कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो कितना बनेगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। ये बन जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। इन जनरल इफ n रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 डॉट Rn, ओके, RS लिखेंगे, ओके। n रेजिस्टेंसेस अगर यहाँ पे है तो वो हम लोग शो किससे करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट Rn, ओके, इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ओके। एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। वो सीरीज में अगर कनेक्टेड है, देन nth रेजिस्टेंस के लिए अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो। तो उसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट मतलब सो ऑन, ओके। उसके आगे मतलब और नंबर्स रहेंगे, ओके। प्लस जो लास्ट की टर्म रहेगी वो RN रहेगी, मतलब जो लास्ट का रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा वो n की टर्म यहाँ पे रहेगी, ओके। इतने रेजिस्टेंसेस उसमें रहेंगे, मतलब अगर 5 रेजिस्टेंसेस रखेंगे तो ये लास्ट की टर्म R5 तक होगी, ओके। टोटल मतलब R1 R2 R3 R4 R5 ऐसे चारों रेजिस्टेंस की एडिशन होगी वहाँ पे, ओके। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अभी इसको, थस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन
रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के लिए इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, मतलब हर एक रेजिस्टेंस का जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमने जो काउंट किया था, ओके, वो उस रेजिस्टेंस के साथ इक्वल है, ओके, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं अभी, इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सो thus the effective resistance of series combination of resistance is equal to the sum of the individual resistance। तो हम अगर कभी भी याद रखो कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमेशा रेजिस्टेंस की एडिशन करनी, इतना याद रखना, ठीक है ना। कभी भी अगर सीरीज में अगर 3 रेजिस्टेंसेस कोई भी दिए गए हो, अगर यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंसेस अगर दिए हुए, यहाँ पे भी 3 ही कंसिडर कर रहा हूँ। देखो ये पहले का है 5 ओहम, देन यहाँ पे है 3 ओहम एंड 4 ओहम, ओके, और एक कनेक्टेड है ऐसे सीरीज, यहाँ पे कोई सर्किट रहेगा उस सर्किट के साथ कनेक्टेड है, ओके, मतलब यहाँ पे एक बैटरी में कंसिडर करता हूँ उसके साथ कनेक्टेड है, ये बैटरी के टर्मिनल से बड़ा और छोटा, ये ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ओके। तो ये जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो कितना बनेगा इसका, 5, 3 और 4, 3 रेजिस्टेंसेस है, तीनों रेजिस्टेंस की एडिशन करेंगे तभी हमें इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर इसका फाइंड करना है तो कितना बनेगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना 5 प्लस 3 प्लस 4 ओहम, ओके, तो कितना बनेगा 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12, तो 12 ओहम इसका आंसर बन जाएगा, ओके। तो इस तरह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम काउंट कर सकते हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं कभी भी रेजिस्टेंसेस को, तो रेजिस्टेंस की एडिशन करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, जो टोटल तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा ना उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी कभी भी, ओके। तो इसलिए क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या करता है, रेजिस्टेंस बढ़ाता है। मतलब अगर हमें सर्किट में अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है, अगर वो ज़्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंसेस है उनको सीरीज़ में लगा दो, सीरीज़ में लगाते ही उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ओके। तो ये एक्चुअल में बहुत सारे सर्किट्स में यूज़ होता है रेजिस्टेंस, क्योंकि यूज़फुल भी है रेजिस्टेंस। अगर कभी कभी अगर बहुत बड़े बड़े सर्किट्स रहते हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस का बहुत यूज़ होता है, ओके। करंट को कंट्रोल करने में रेजिस्टेंस का मोस्टली वहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, देखो, दिस कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन सर्किट। जो अभी हमने बताया ना वही चीज़ है कि ये जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये एक्चुअल में सर्किट में जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है उसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है, ओके। इसका यूज़ करके हम इजीली वैल्यूज़ इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। बस हमें सीरीज़ में उसको कनेक्ट करना है, उसकी एडिशन होती जाएगी। अगर एडिशन हो रही है इसका मतलब समझ जाना कि वो बढ़ते जा रहा है, ओके। एडिशन मल्टीप्लिकेशन इस चीज़ में मतलब क्या होता है कि एक्चुअली में बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ती है, ओके। और सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीज़न करते हैं तो वैल्यू कम कम होती रहती है, ओके, वो चीज़ रहता है। तो अभी क्या करेंगे, सीरीज़ हमने देख लिया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अभी नेक्स्ट और एक था पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उस पर अभी स्टडी करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, ओके, वो भी देख लेते हैं। तो देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ओके। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं रेजिस्टेंस के इसके, तो देखो इसमें क्या रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस रहेंगे ना उसके एंड टू एंड तो नहीं कनेक्टेड होंगे, ओके। सेम टर्मिनल को सेम टर्मिनल कनेक्टेड होगा, ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाया गया, तो इसका जो पहला जो टर्मिनल है वो, और इसका सेकेंड, ओके। फिर इसका जो पहला है वो पहले को कनेक्टेड है, सेकेंड वाला सेकेंड को कनेक्टेड है। अब ये थर्ड रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसका भी फर्स्ट जो है टर्मिनल वो फर्स्ट को कनेक्टेड है, सेकेंड टर्मिनल सेकेंड को कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या होगा, सेम पॉइंट उसके कनेक्टेड है एक दूसरे को, ओके। ये चीज़ हो गई। तो ये एक्चुअल में चीज़ समझने वाली है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इसी को बोला जाता है। मतलब पैरेलल डेटा कहीं पे हम लोग कनेक्टेड हो रहा है। यहाँ पे सीरीज़ में क्या होता था, वो 1 बाय 1 चला जाता था, और पैरेलल में ऐसा नहीं है, सेम को वो कनेक्टेड है, ओके। मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव कनेक्टेड है, निगेटिव को निगेटिव कनेक्टेड है। बट एक्चुअल में हमारे रेजिस्टेंस में कुछ पॉजिटिव निगेटिव ऐसा कुछ होता नहीं है वो जनरली वहाँ पे। पर हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट जो एक टर्मिनल है वही है, ओके, उससे कनेक्टेड है। और अगर इसको डायग्रामेटिकली अगर मैं दिखाऊँ, ओके ना, तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे पर्सन अगर खड़ा है, ओके, सेम ऐसे, ओके, और दूसरा भी यहाँ पे
यहाँ पे सेम खड़ा हुआ है, ओके। तो इसका एक हैंड और उसका एक हैंड, सेम हैंड वहाँ पे उन्होंने कनेक्टेड है यहाँ पे, ओके। तो ये एक्चुअल में क्या फाइंड कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं, ओके। इस तरह से होगा, सीरीज नहीं, एक्चुअल में पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे हम रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब इसमें भी वही चीज़ क्या है ना कि सेम इसका टर्मिनल और इसका भी टर्मिनल सेम, ओके, यहाँ पे कनेक्टेड है, ओके। एंड टू एंड कनेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो ये एक्चुअल में चीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती रहती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि जिसमें सेम उसके जो टर्मिनल्स रहते हैं सेम साइड रहता है, वो कनेक्टेड होता है कभी भी उसका, ओके। तो वो चीज़ रहती है। तो इसमें देखो स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं अभी डायरेक्ट, ठीक है ना। ये तो हमने डायग्राम में तो देख लिया कि ये ऐसे कनेक्टेड होती है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे बीच में बैटरी भी है, यहाँ पे देखो वोल्टेज इस सबका सेम, यहाँ पे ऐसा पूरा वोल्टेज आ जाएगा, ओके। करंट यहाँ पे देखो, करंट यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो गया, I1 I2 I3 लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में रखते हैं ना तो करंट एक्चुअल में डिवाइड होते रहते हैं इसमें, ओके। सीरीज में था तो वो डिवाइड नहीं होता था, वो कंटिन्यू जाता था। पर यहाँ पे क्या होगा, उसको एक टाइम पे 3 जगह पे जाना पड़ेगा। तो 3 जगह से उसको जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वो उसको डिवाइड करना होना पड़ेगा खुद को। तो इसलिए वो 3 अलग अलग पाथ में से जा रहा है, इसलिए I1 I2 I3 में वो डिवाइड होगा। बट लास्ट में वो वोल्टेज पूरा समय है इसका, पूरा इसका कंबाइन ले आएगा। ये बैटरी है, ये की है, ओके, जो एक्चुअल में ऑन ऑफ के लिए यूज़ की जा रही है, ओके। तो इसमें से करंट देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वो चीज़ मैंने, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तभी पता चल ही जाएगा कि कैसे कैसे ये करंट यहाँ पे दिखता है हमें, ओके। तो अभी देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेटमेंट में देखते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इफ़ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स द अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस का देखो यहाँ पे क्या बताएगा, 2 कॉमन पॉइंट्स। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, और हमारे रेजिस्टेंसेस कितने हैं, 3 रेजिस्टेंसेस। तो R1 का पहले एक पॉइंट यहाँ पे A पे कनेक्टेड है, दूसरा B पे कनेक्टेड है। R2 का भी क्या है, एक A पे कनेक्टेड है, एक B पे। R3 का भी वही है, एक A एक B, ओके। तो मतलब क्या हो गया, सेम पॉइंट्स में हमारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हुए, सेम पॉइंट्स में हमारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हुए, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक्चुअल में पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, सेम पॉइंट्स पे कनेक्टेड हो गए। मतलब कंसिडर कर लो कि यहाँ पे एक आदमी कनेक्टेड है, खड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक खड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी एक, ओके। और तीनों को यही पे जाना है, ओके। ये 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स, ओके। तो वो चीज़ एक्चुअल में होता है यहाँ पे, ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि सेम पॉइंट्स उनको अलॉट किए गए, ओके। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल हमने देखा कि इस तरह की अरेंजमेंट रहती है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंसिडर 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 और R3, ओके। 3 रेजिस्टेंसेस दिए हुए, R1 R2 R3 ऐसे 3 रेजिस्टेंसेस है। तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस क्या है कि पैरेलल में कनेक्टेड है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, ओके, कनेक्टेड एज शोन इन। इस फिगर में दिखाया गया है देखो कि 2 पॉइंट्स है A और B, वो दोनों पॉइंट्स को ये एक्चुअल में उनके बीच में ये R1 और R2 और R3 ऐसे 3 रेजिस्टेंसेस एक्चुअल में कनेक्टेड है, ओके। अ सेल बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, तो ये सेल है वो एक्चुअल में A और B पॉइंट्स के बीच में, ओके। तो ये है, और बाद में यहाँ पे की भी कनेक्टेड है, ओके। और जो करंट है एक्चुअल में यहाँ पे चेंजेस, करंट का ही मेन चेंजेस है जो सीरीज़ में नहीं दिखता था। सीरीज़ में क्या होता था, डायरेक्ट ऐसे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है तो उसको क्या होता, एक रेजिस्टेंस से काम हुआ तो उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, ऐसा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या, हर एक रेजिस्टेंस अलग अलग पाथ में, तो उसको हर एक के पास जाना पड़ेगा। हर एक के पास तो एक टाइम पे नहीं जा सकता, लेकिन एक टाइम पे जाना पड़ेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो वो क्या करेगा, वहाँ पे उसको डिवाइड करना पड़ेगा रेजिस्टेंसेस को, करंट को। तो करंट अगर उसका पास 3 एम्पियर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तीनों में जाना है तो उसको 2 एम्पियर, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर ऐसे उसको डिवाइड होना पड़ेगा। वो भी डिपेंड करता है अपने रेजिस्टेंसेस पे, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है उसके ऊपर, ओके। वो करंट की वैल्यू वहाँ पे रहेगी।
मतलब जिसका रेजिस्टेंसेस कम रहेगा वहाँ से करंट पहले जाता है, ओके, ज़्यादा जाता है करंट वहाँ पे फ्लो होगा, ओके। उस तरह से मतलब करंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितना एक्चुअल में कितना रेजिस्टेंस के वैल्यू पे डिपेंड करता है एक्चुअल में कितना करंट वहाँ से फ्लो होगा, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं अभी इसका डेरिवेशन पार्ट। तो देखो क्या बोला है कि लेट वी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ओके। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअल में वो वी कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे, ओके। मतलब यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा, ओके। वोल्टेज में चेंजेस नहीं है, पोटेंशियल सेम रहेगा यहाँ पे सब जगह पे। चेंजेस एक्चुअल में यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, करंट में चेंजेस हो रही है, जो हमने अभी डायग्राम में भी देखा कि वो करंट कैसे डिवाइड हो रहा है I1 I2 और I3 के फॉर्म में, ओके। और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअल में यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आ रहे। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो I1 I2 और I3 बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंसेस R1 R2 और R3 रिस्पेक्टिवली। अभी तो I यहाँ पे चेंजेस है, तो हम लोग यहाँ पे करंट देखेंगे, तो करंट का फॉर्मूला लिखो। तो क्या लिखा है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ओके। ये फॉर्मूला लिख दिया, ओके। अभी आई का वैल्यू लिखना है हमें, ओके। हर एक आई का वैल्यू लिखना है, पहला जो आई है उसका भी और जो लास्ट का भी। तो फर्स्ट जो आई है वो एक्चुअल में हम लोग आई पी लिखते हैं, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्टडी कर रहे हैं ना, तो जिसका जो कंबाइन में आई बनता है वो पी लिखेंगे, यहाँ पे आई पी लिख देंगे, ठीक है ना। देन अभी ओम्स लॉ यूज करेंगे, तो ओम्स लॉ एक्चुअल में क्या था हमारा, वी इज इक्वल टू आई आर। अब आई के फॉर्म में लिखो, आई के फॉर्म में क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, कि वी बाई आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर I1 लिखना है तो क्या होगा यहाँ पे V अपॉन R1, और वही अगर I2 लिखना है तो क्या होगा V बाई R2, और अगर I3 लिखना है तो I3 इक्वल टू V बाई R3, ओके। सेम थिंग अगर हमें लिखना है कि IP लिखना है, ओके, जो पैरेलल के लिए कंबाइन में जो रहेगा वो IP इक्वल टू V बाई RP लिखेंगे, तो वही लिखना है। अगर हमारे पास अगर चार वैल्यूज़ आ गई है यहाँ पे I1 I2 I3 एंड IP भी आ गया है, मतलब पैरेलल का जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा वो उसको IP बोलेंगे, इफेक्टिव करंट रहेगा, ओके ना, वो IP रहेगा। तो ये इक्वेशन 2 ऐसे है, ओके ना, ये सबके लिए इक्वेशन 2 इस सबको बोला गया है, ओके। इक्वेशन 1 इस चीज़ का रहेगा। देन अभी नेक्स्ट क्या हो गया, हमने आई को तो देखा फॉर्मूला, IP क्या है, IP इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देन ओम्स लॉ के हमने I1 I2 I3 एंड IP ये सब की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। उसमें का RP मतलब क्या रहता है एक्चुअल में, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा उसको RP से एक्चुअल में डिनोट किया जाता है, ओके। RP हमारा रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस से एक्चुअल में उसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था वो कांस्टेंट था, मतलब भले ही हमारा रेजिस्टेंसेस अगर हमारे अलग अलग थे, ओके, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंसेस सेम पॉइंट को कनेक्टेड दिखाए थे, ओके, यहाँ पे भी, बट फिर भी हमारा जो वोल्टेज था वो सेम था, यहाँ पे वो चीज़ याद रखनी है हमें, ओके ना, वोल्टेज सेम था। ये इसके साथ ये ऐसे रहेगा इक्वेशन 2 पे। तो अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं कि एक्चुअल में इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो आगे हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो इक्वेशन 2 है ना, जो I1 I2 I3 IP है ना, ये सारे वैल्यूज़ है हमारे पास, तो ये सबको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ओके, सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर हमें एक्चुअल में हमारी वैल्यूज़ मिलेगी सारी, ओके। I1 I2 I3 सब वैल्यूज़ उसमें से हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो अभी ये ट्राई करके देखते हैं। तो देखो अभी क्या किया हमने, इक्वेशन 1 और 2, ओके। 2 में क्या मिला था हमें, I1 I2 I3 और IP, ओके। तो चारों वैल्यूज हमें इक्वेशन 2 में थी, और इक्वेशन 1 क्या था, IP इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे क्या था ये एक्चुअल में IP, ओके। तो यहाँ पे IP इक्वल टू I1
ओके, ये एक्चुअल में क्या I1 था प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो ऐसा रहेगा। तो IP इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसा रहेगा। इफेक्टिव करंट हमें का फॉर्मूला, तो इसमें करंट के इसमें जो हमें इक्वेशन मिले थे, इक्वेशन 2 में जो मिला था वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पे। तो क्या बनेगा, V/RP इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 यहाँ पे बन जाएगा। अभी क्या करना है, ये सब में से V कॉमन निकालो, V को कैंसिल कर दो। ओके, देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी V है, राइट हैंड साइड भी V है, सारे V को कैंसिल यहाँ पे कॉमन निकालो राइट हैंड साइड से। तो कितना बनेगा यहाँ पे, V/RP इक्वल टू, तो देखो ये बनेगा V/RP इक्वल टू V कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये बन गया। अभी क्या हो गया, इधर का V और इधर का V कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना बनेगा, तो यहाँ पे बाहर बनेगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये यहाँ पे मिल गया देखो। तो ये एक्चुअल में चीज़ यहाँ पे हमें मिलेगी 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे मिलेगा। ओके, तो ये R3 तक क्यों मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस लिए थे। वही अगर n रेजिस्टेंसेस ले लें, ओके, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कितने भी नंबर आगे हो सकते हैं, ओके ना, वैसा अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पे लिखा है देखो, इन जनरल इफ़ n रेजिस्टेंसेस आर देयर, तो और उनकी वैल्यूज़ कैसे रहेगी, R1 R2 R3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, बाद में लास्ट का जो है वो RN रहेगा। ओके, RP नहीं, यहाँ पे RN रहेगा। ओके, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये सब रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में अगर कनेक्टेड कर देन हमको जो मिलना चाहिए, ओके, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो फॉर्मूला एक्चुअल में कैसे बनेगा, ओके, जनरल फार्मूला जो रहेगा n के फॉर्म में, वो कैसे बनेगा, तो ये बनेगा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, डॉट मतलब क्या है कि सो ऑन, मतलब इसके आगे वैल्यूज रहेगी, जो लास्ट वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1/RN। मतलब अगर 5 रेजिस्टेंसेस को अगर पैरेलल में लगाते हो तो वो वैल्यू कहाँ तक बनेगी, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5। R5 के आगे नहीं जाएगी, ओके, 1/R5 के आगे। तो अभी क्या हो, इसमें एक चीज़ पता चल रही है, देखो ये सब डिवाइड में, ओके ना, डिवाइड वाला अगर कोई भी चीज़ रहेगा तो वैल्यू क्या कम होती जाती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज कम होती जाती है, ओके ना। सो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, थस इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू, ओके, सो राइट, मतलब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब हर एक रेजिस्टेंस का जब रेसिप्रोकल लिया जाता है, रेसिप्रोकल मतलब क्या रहता है, अगर मैं R का रेसिप्रोकल ले लूँ तो वो बनेगा 1/R ऐसा। तो 1/, कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं उसका रेसिप्रोकल, ओके। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ओके। तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है उनका रेसिप्रोकल अगर हम लोग लेते हैं, उसका सम करते, तो वो एक्चुअल में हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ओके। सो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका अगर हम लोग यहाँ पे डिवीज़न लेते हैं, डिवीज़न लेने की वजह से वैल्यूज कम होती जाती, ओके। तो अगर किसी भी सर्किट में अगर हमें रेजिस्टेंस कम करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंसेस हमें पैरेलल में ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो पैरेलल में ज्वाइन करने से क्या होगा, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कम होती जाएगी, ओके। भले ही वो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ज़्यादा भी हो, तो भी अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो वो वैल्यूज़ कम होती जाएगी, ठीक है। वो चीज़ एक्चुअल में इसका एक बेनिफिट भी है, ठीक है। कुछ सर्किट में वैसे रिक्वायर्ड भी होता है।
दिस कॉम्बिनेशन इज यूज टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करने के लिए वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या है। तो क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस क्या है देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है, जो लास्ट लेक्चर थे उस पर बेस्ड है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन। तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका, और वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ओके, तो हमने देखे थे कुछ फैक्टर्स देखे थे, उन सब फैक्टर्स पे एक्चुअल में वो डिपेंड करता है। ओके, रेजिस्टेंस कंडक्टर का, तो वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ओके, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे भी एक्चुअल में वो डिपेंड करते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन मटेरियल, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव वैल्यूज ओके आर द फैक्टर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इसका आंसर डी आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस का जो रिलेशन देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि कुछ क्वांटिटी के साथ वो डायरेक्टली भी रिलेशन में दिखा रहा है। तो अगर कोई वायर कंसिडर करते, अगर उसका ये लेंथ अगर बढ़ाते तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या था, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो एक्चुअल में लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने बताया था। ओके, तो ये क्वेश्चन में हमें कौन से क्वांटिटी दी है, एरिया दिया है, करंट दिया है, बोथ ए एंड बी भी बोला है, ऐसा भी है। ओके, तो लेकिन एक्चुअल में क्या रहता है, रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही क्वांटिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, वो एक्चुअल में आंसर होगा लेंथ के साथ, मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ। ओके, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है उसका। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लेंथ के साथ है, मतलब लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ऐसा है। ठीक, बट एक और चीज़ है कि जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होते जाता है, मतलब ये ऐसा है कि अगर मैं ऐसा वायर कंसिडर करता हूँ, अगर ये बीच का जो पार्ट है ये अगर बड़ा हो जाए ना, ऐसा अगर इससे भी बड़ा है, मतलब इतना बड़ा हो गया, तो ये बड़ा होने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होते जाएगा, वो आराम से करंट फ्लो हो सकता है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, मतलब ये अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, ये अगर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये जो बीच का पार्ट है सर्कल के बीच में हमने जो देखा कि वो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, कौन सी क्वांटिटी है वो। ओके, तो ये सर्कल है, इसको एक्चुअल में रेडियस है, तो ये एक्चुअल में है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ओके, मतलब जो हमारा कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कितना पार्ट उसने एक्चुअल में कवर किया है। ओके, तो ये अगर ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये जो बाहर का है इसका एक्चुअल में एरिया ज़्यादा रहेगा, और जो अंदर का एरिया कम है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा बीच वाले से, और बाहर वाले से एयर रेजिस्टेंस कम रहेगा। ओके, ये एक्चुअल में इसका कंपैरिजन बता सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ओके, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्चुअल में जो क्वांटिटी है, ओके, उसका रिलेशन हमारे रेजिस्टेंसेस का, रेजिस्टेंस इज इन इनवर्स रिलेशन विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ओके, इसलिए हम लोग इसको आर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए लिखते हैं, और ए की वैल्यू भी क्या रहती है, पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर वायर के केस में अगर कंसिडर कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर रहती है, मतलब क्या हो गया, रेडियस का जो स्क्वायर रहता है उसके साथ इन्वर्स रिलेशन रहता है, मतलब ये ऐसे भी रहता है, 1/r² भी रहेगा। ओके, इन्वर्स रिलेशन। ओके, देन अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो देखो यहाँ पे द रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, एरिया के साथ है। अभी क्या है, एज द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस, जो हमारी वायर है उसकी लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है, ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो हमने ये देखा था, देखो एग्जांपल कैसे होता है, अगर हमारा रेजिस्टेंस और लेंथ का जो यहाँ पे कंडीशन है, देखो ये ऐसे रहता है, लेंथ
रेजिस्टेंस और लेंथ का जो रिलेशन है वो क्या है, आर इज, यहाँ पे एरिया रहेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसा रहेगा। ओके, रिलेशन है। और अगर हमने वायर अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं ऐसे, ओके, ऐसा वायर है। ओके, तो इसमें क्या होगा, अगर लेंथ इसका हम लोग इंक्रीज करते तो क्या होगा, अगर यहाँ पे देखो अगर लेंथ इंक्रीज करते हो डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअल में चीज़ यहाँ पे होगी कि अगर लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, मतलब यहाँ पे लेंथ बढ़ेगी तो यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते जाएगा। ओके, और अगर लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होते जाएगा। तो वो चीज़ होगी, एज द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। ओके, ये चीज़ होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब वही चीज़ होगा, लेंथ अगर बढ़ जाएगी अगर कंडक्टर की तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी वैल्यू भी एक्चुअल में वहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, 1 बाय 1। और एरिया का उसके अपोजिट में रहता है। ओके, वो भी देखेंगे आप लोग आगे क्वेश्चन में। तो वो देखो क्या है नेक्स्ट, अभी देखते हैं, ये निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका क्या बन गया, इंक्रीजेस बन गया। एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसका भी हमने अभी बताया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एक्चुअल में क्या रहता है, जब हम वायर देखते हैं तो वायर एक्चुअल में सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहती है। तो इसका जो एक गोल वाला पार्ट रहता है ना, जहाँ से एक्चुअल में करंट फ्लो होता है, जहाँ से कोई भी चीज़ अंदर आएगी, ओके, वो पार्ट को बोला जाता है एक्चुअल में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस पार्ट को, ओके, जो एक्चुअल में सर्कुलर पार्ट रहता है, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, जिसकी एक्चुअल में रेडियस रहती है। ओके, तो उसका एरिया हम काउंट कर सकते हैं। तो ये एरिया एक्चुअल में कैसा रहता है, हमारे रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन इसका ऐसा है, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब अगर एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होते जाएगा, अगर एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ऐसा है। ओके, यहाँ पे आप समझ ही सकते हो, एरिया अगर कम हो गया तो यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो इजीली नहीं जा पाएगा, लेकिन एरिया अगर बढ़ गया तो इजीली निकल सकता है, इसलिए बोलेंगे कि रेजिस्टेंस कम हो गया अगर इजीली निकल गया तो। ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस, यहाँ पे डिक्रीजेस होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड। तो क्या बोला है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस मटेरियल का बोला है, जिसका लेंथ एक्चुअल में यूनिट है, मतलब 1 है, लेंथ 1 है इसका। ओके, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी 1 है। तो ऐसी चीज़ का रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन है हमारे रेजिस्टिविटी का, उसमें एक्चुअल में था ना RA/L। तो इसमें अगर हम लेंथ की वैल्यू अगर 1 डालते हैं, ए की वैल्यू भी 1 होती है, तो हमारा जो एक्चुअल में आंसर बनेगा वो एक्चुअल में बनेगा हमारा रेजिस्टेंस। यही एक्चुअल में इसका आंसर बन जाएगा। सो दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर द रेजिस्टिविटी। ओके, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, रेजिस्टिविटी। निकाल देता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी बन गया। तो नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। तो रेजिस्टिविटी का हमें फॉर्मूला तो मालूम है, RA/L। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू है ओहम, और ओहम आर का एक्चुअल में यूनिट है, एरिया का यूनिट बनता है मीटर स्क्वायर, और जो नीचे लेंथ है उसका यूनिट बनता है मीटर। तो मीटर नीचे का मीटर और ये मीटर स्क्वायर में से एक मीटर गया, तो ओहम मीटर एक्चुअल में वैल्यू हमारी बन गई ओहम मीटर, ये वैल्यू बन गई। ओके, ये एक्चुअल में इसका यूनिट बनेगा। ओके, देन तो ये क्वेश्चन हो गया ओहम मीटर का, मतलब ये इसका यूनिट क्या हो गया, ओहम मीटर, ये एक्चुअल में वैल्यू बनेगी। अब नेक्स्ट है, देखो क्या है, एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर चेंजेस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी। तो क्या बोला है, एक्चुअल में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो हमने रो का देखा था, देखो RA/L ऐसे बनता है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अगर चेंज होता है, ओके, मतलब ए चेंज हो जाएगा, आर भी चेंज हो जाएगा। ओके, लेंथ भी आर नहीं, सिर्फ ए चेंज हो जाएगा और लेंथ चेंज हो जाएगी, तो फिर एक्चुअल में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो हमारा रेजिस्टिविटी है उसमें क्या होगा, तो वो एक्चुअल में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके,
क्योंकि ये रो है एक्चुअल में हमने ये कांस्टेंट क्वांटिटी है हमारी. ओके, हमने देखा नहीं, देखा जो रिलेशन बनाया था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. ओके, फिर L अपॉन A किया था हमने इसको. ओके, इसको जब हमने लिखा था तो अभी ऐसे लिखा था, फिर L अपॉन A लिखा था. ओके, फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकालने के लिए हमने यहाँ पे फिर रो को यूज़ किया था. ओके, जो एक्चुअल में हमारा कांस्टेंट था. ओके, तो इसका मतलब क्या, रो एक्चुअल में कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसलिए उसका कुछ भी वैल्यू चेंज भी हो जाती है तो भी वो कांस्टेंट ही रहेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी today's lecture. If you have any, I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.